एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम ईयर वाइज PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2024 का जो पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें मैंने यहाँ ये 68 तक क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे। इसमें क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने मार्क नहीं किया था। द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेंट बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन, हाँ टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं टंगस्टन का लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये नहीं है। बोथ ये गलत है। A इज ट्रू, R इज फॉल्स। A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विज्ञान में एक लिंग संवेदनशील शिक्षा शास्त्र में शामिल है। विज्ञान की जो शिक्षा है या किसी भी पेडागोजी में अगर लिंग संवेदनशीलता की बात करें तो लिंग संवेदनशील होने का क्या मतलब है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल नहीं की जानी चाहिए। पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे उनको ध्यान में रख के विभेदित, ऑप्शन 4 पे चलते हैं, डी पे। विभेदित निर्देश और मूल्यांकन का उपयोग करना, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। क्या आप लड़कों और लड़कियों के आधार पर उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे या उनको अलग अलग असेसमेंट देंगे? बताओ, क्या ये ऑप्शन सही है? जब मैंने आपको कीवर्ड बताए थे तो आपको ये बताया था कि अलग से किसी के लिए भी कोई भी बिहेवियर क्लास में मत करो, सबका समावेश कक्षा में करके चलना होता है, समावेशी कक्षा बनानी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा पर्पज होना चाहिए। तो डी ऑप्शन को आप हर जगह से डिलीट कर देंगे, ठीक है। डी ऑप्शन को आप, क्या है सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्या पूछा है? शामिल है ना, शामिल है। लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग, हाँ ठीक है, लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग। और क्या है इसमें दूसरा, इंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जाम्पलिंग स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता की जांच में छात्रों को शामिल करना, हाँ ये सही है। लिंग आधारित समूह बनाना, क्या लिंग आधारित समूह बनाना और यूजिंग डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो ये डी ऑप्शन तो अकॉर्डिंग टू मी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन, डी सबसे कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे कटेगा, फिर बचता कौन सा है अपने पास? डी काटने के बाद ए और डी। तो लिंग संवेदनशील भाषा का तो उपयोग करो, आप लड़कियों को ये नहीं मनचाहा कुछ भी बोल दो। और रूढ़िवादिता की जांच में छात्रों को शामिल करो, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन लिंग आधारित समूह बनाना एंड ये विभेदित, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी गलत है। तो मैं जाऊंगी ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। और लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की जांच करते हैं और मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी बाद में और एक्यूरेटली इस आंसर की छानबीन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्मा के चालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किस पे ध्यान देना है आपको? नॉट ट्रू पे। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, ऑल मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन द सेम वे। जो जितने भी मटेरियल होते हैं सभी के अंदर जो हीट फ्लो का तरीका होता है, क्या वो एक जैसा होता है? नहीं, वो सबका तरीका जो अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि नॉट अलाउड हीट टू फ्लो थ्रू देम इन द सेम वे। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, हाँ ठीक है। कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन वाला, वो सॉलिड में कोई भी रोड ले लो आप, कोई भी लोहे की रोड ले लिया आपने, उसका एक एंड गर्म किया, वो झट से दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाता है। लेकिन लिक्विड को अगर जब आप गर्म करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पानी है जो वो गर्म होता है।
एकदम से पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ठीक है। तो ये बात भी ज़रूरी नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ज़रूरी नहीं है कि हीट फ्लो के लिए दो बॉडीज़ उसमें कांटेक्ट में ही होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू नहीं है। और जो कंडक्शन है डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, कंडक्शन जो है गैसेज के अंदर होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो इसका जो आंसर है वो अगर हम लेके चले तो फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी इसका सही है। तो ये एक ऐसा, इसीलिए मैं बोल रही थी जो 24 वाला क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसने दो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बता दी हैं। टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए हीट को क्या है कांटेक्ट में ही होना चाहिए। बिल्कुल देखो, अगर आप ये मान के चलो कि वेपर है, वेपर से हीट फ्लो हो रही है, हीट मिल रही है हमें, हमने उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब कांटेक्ट में नहीं रखा, उसके ऊपर वेपर के बहुत ज़्यादा ऊपर हमने क्या रख दिया, कोई यूटेंसिल रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, तो वो भी गर्म होगा ना। अगर हम दूर रखेंगे धीरे धीरे, हीट फ्लो तो हो रही है चाहे वो थोड़ी हो रही है, तो कांटेक्ट में रहना बिल्कुल भाई ये कंपलसरी हालांकि कांटेक्ट में रखेंगे तो ज़्यादा हीट फ्लो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कांटेक्ट में ही हो, ठीक है। तो इसके भी मोर देन 2 करेक्ट आंसर हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ पे चाहिए। ओके, नेक्स्ट। गैसों में चालन नहीं होता, गैसों में चालन होता है, तो ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम, डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी प्रश्नों का साइंस की क्लासरूम में क्या महत्व है, ठीक है। तो देखो, गंभीर सोच को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच अंतर करना, ये ऑप्शन आप डिलीट करो, क्योंकि जब भी मैंने कीवर्ड बताए थे जो पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने जो कीवर्ड बताए थे उनमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव, डिफ्रेंशिएशन, अंतर या कोई भी ये इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में तनाव पैदा हो जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं इसको, इस तरह की जो धारणा है वो बच्चों में पैदा हो जाती है। तो आप किसको, बी ऑप्शन को हर जगह से काटो, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बी इसमें भी है, काट दिया, बी इसमें भी है, काट दिया, बी इसमें भी है, काट दिया, तो ऑप्शन बचा हमारे पास ए। क्या बचा, तो गंभीर सोच को तो बढ़ावा देते हैं, अपसारी बहुत ज़्यादा मतलब सोच है उसको वो बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, एक ही फिक्स आंसर पे उनका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। संचार कौशल विकसित होता है, प्रतिभावान छात्रों की पहचान भी हो सकती है, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना, विज्ञान में व्यक्तिपरकता की सराहना करना। तो देखो एक ऑप्शन नेगेटिव, अब हमने क्या किया, हमने एक नेगेटिव कीवर्ड, जो कीवर्ड मैंने बताए थे उनमें से मैंने एक नेगेटिव कीवर्ड छांट लिया, अंतर करना, उससे ही तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आप ये एलिमिनेशन मेथड वाली अप्रोच अगर आप पेपर में रखेंगे तो निश्चित ही आप सीडीपी में और पेडागोजी में भी तो बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र की विशेषता को बताता है। मानव परिसंचरण, क्या आपको दिखाई देता है कि हमारी नसों में खून ऐसे दौड़ रहा है, क्या हम देख सकते हैं, खुला होता है वो, नहीं, ओपन वाले तो दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। अब वो होता है क्लोज्ड और डबल सर्कुलेशन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार सीटेट में पूछा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कई बार ये सीटेट में पूछा हुआ है। क्लोज होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हार्ट से जो हमारा ब्लड है वो 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक नियमों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उन्हें वैज्ञानिक जब नियम बनाते हैं उन्हें चुनौती नहीं दे सकता कोई भी, उनको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, पहले एटम मॉडल की हम बात करें तो पहले सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आया था, उसको चुनौती दी गई कि आपके मॉडल में ये कमी है। फिर बोर का आया, फिर उसके बाद समरफील्ड का भी आया। सबको जब चुनौती मिलती है तो नया कोई लॉ बन के आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसको एलिमिनेट कीजिए। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। वे अवलोकनीय परिघटनाओं के बीच में संबंधों का वर्णन करते हैं। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। वैज्ञानिक नियम वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। तो बताओ, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल एंड फिनोमिना। देखो, ये जो वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क तो देते हैं भाई। भौतिक जो परिघटनाएं हो रही हैं, मान लो ग्रेविटेशन है, हम देख पा रहे हैं कि ग्रेविटेशन हो रहा है, वो भौतिक परिघटना है, उसके लिए तर्क तो प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बात करें, ज़्यादा मोर एक्यूरेट आंसर की बात करें, तो दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्वेबल एंड फिनोमिना। जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है जितने भी, एक तो इसके अंदर तो देखो फिजिकल फिनोमिना इंक्लूड किया गया है वर्ड, और इसके अंदर ऑब्जर्वेबल फिनोमिनाज के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी जो श्वसन की रेट है, श्वसन की जो दर है, वो धरती पे रहने वाले जानवरों की अपेक्षा तेज होती है। ठीक है, सही है। उसके लिए कारण क्या दे रहा है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट द रेट ऑफ द ब्रीदिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो क्या जो जितनी ऑक्सीजन एनिमल्स को लैंड पे मिलती है, क्या उतनी ही ऑक्सीजन उनको पानी के अंदर घुली हुई मिलेगी? ये सोचने वाली बात है। तो नहीं, जितनी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमें फ्रीली मिल जाती है, उतनी जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई नहीं मिलती। पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की अमाउंट से कम होती है। कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की कमी की मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो श्वसन दर किस लिए तेज होती है उनकी? क्योंकि पानी के अंदर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। तो जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है और जो असर्जन है वो करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, दोनों ट्रू नहीं है। बड़ी मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन होती ही नहीं है। तो क्या है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द सीलिंग ऑफ द सिनेमा हॉल एंड कंसर्ट हॉल आर जनरली कवर्ड। जो कंसर्ट हॉल होते हैं और जो सिनेमा हॉल होते हैं, जो उनकी छतें होती हैं वो कर्ड होती हैं। कैसी होती हैं? कर्ड होती है, वर्गाकार होती है, घुमावदार होती हैं। साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कर्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। उनको कर्ड इसलिए ही बनाया जाता है ताकि साउंड वेव उनसे टकराए और वापस रिफ्लेक्ट होके सब कंसर्ट हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाई जा सके। तो बोथ assertion and reason are correct and R is the correct explanation for the A. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. तो option number 3 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंटल से लिया गया है। क्या कह रहा है? उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? यूट्रिफिकेशन होता है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन भी होता है, मृदा अपर्दन भी होता है, नाइट्रिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये एक
बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कार में ओडोमीटर मापता है, कार में क्या मापता है? कार द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। आज तक कार जब से हमने खरीदी है और जब से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम तक उस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हम किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से, ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सभी जो ये 3 मिरर और 2 लेंसेज होते हैं ना, इनके अगर आपको इमेज का नेचर जानना है तो आप मेरी जो वीडियो है वो देखेंगे, जिसमें मैंने जो लेंस है और मिरर है उनके जो ये इमेज बनती है उसके मैंने सभी का नेचर एक्सप्लेन किया है डीपली। तो आप जाके वो 7-8 मिनट की वीडियो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एक मिरर है ए, जिससे मिरर कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट और सेम एज दी ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता तो या तो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनती है या ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनती है। ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज सिर्फ और सिर्फ किस में बनती है? प्लेन मिरर में। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले बी ऑप्शन को आप काट दो और डी को काट दो, बचे 2, क्योंकि ए में जाएगा प्लेन मिरर, क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम। अब दूसरी बात करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इसमें किसमें? प्लेन मिरर में बनती नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर में भी बनती नहीं है। तो किस में बनती है? वो कॉनकेव मिरर में बनती है। किस में बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये वाला इस नेचर से हमने क्या पहचाना कि मिरर दूसरे नंबर का जो बी मिरर है वो कैसा है? कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसमें भी ये दोनों यहाँ तक तो सेम है। थर्ड बात करते हैं सी वाला। सी वाले में कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड जो नेचर है वो किसका है? वो कॉनकेव का ही है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, प्लेन में भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉनकेव का एक और केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, लेकिन उसमें क्या होती है? जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये भी कैसा मिरर है? कॉनकेव है। और वर्चुअल और इरेक्ट है और बहुत ज़्यादा छोटी है, तो कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे बड़ी इमेज होती तो हम कॉनकेव मिरर पे जाते। अगर ये बोलता वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, देन हम यहाँ डी पे भी हम कॉनकेव पे जाते। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है लेकिन ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, तो हम किस पे जाएंगे? कॉन्वेक्स पे जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार सीटेट के अंदर पूछा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट के अंदर पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, प्लास्टिक की एक बोतल में अलग अलग ऊंचाई पर 3 समान छेद किए गए हैं। एक प्लास्टिक की बोतल ले ली इन्होंने, ये वाली, और 3 अलग अलग ऊंचाइयों पे छेद कर दिए हैं। मान लिया एक ए छेद कर दिया, एक बी कर दिया और एक है सी। ठीक है, बोतल में पानी भरा हुआ है, छेदों से पानी प्रवाहित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बताना है हमें। देखो, जो क्या है, सबसे निचले छेद से पानी सबसे अधिक बल के साथ बाहर आता है। तो हमें ये बल और कितने फोर्स के साथ पानी बाहर आएगा, किस छेद से ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आएगा और किस छेद से ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो देखो, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है H रो G। ठीक है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो है डेंसिटी और H है क्या? हाइट। और जो हाइट को हम मापेंगे वो किससे मापेंगे? इस बोतल के सरफेस से मापेंगे। ठीक है, इस बोतल के सरफेस से मापेंगे। तो देखो, जो सी छेद है ना, सी वाला छेद, उसकी हाइट है पूरी बोतल के जितनी। तो सी में हाइट सबसे ज़्यादा है, हाइट। फिर किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है? फिर बी की सबसे ज़्यादा है, बी वाले की।
हाइट की अगर हम बात करें तो, और फिर किसकी ज़्यादा है, फिर ए वाले की है। रो डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की, जो इसके अंदर भर रखा है वो तो पानी है, सभी छेद के लिए पानी ही यूज़ कर रहे हैं। और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू भी सेम है। तो बात किस पे डिपेंड करती है, जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी वाले छेद का होगा। प्रेशर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका वो पानी सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आएगा। जो जितने ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आएगा वो उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। अरे जितने फोर्स के साथ पानी बाहर आएगा, जितने प्रेशर के साथ पानी बाहर आएगा, वो उतना ही ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस जाएगा। एक तो पानी देखो नल में बहुत धीरे धीरे आ रहा है पाइप से, अब अगर हम करें, और एक हम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी को लेंगे तो वो ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन और इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन बताने, सबसे निचले छेद से पानी सबसे अधिक फोर्स के साथ बाहर आता है, बिल्कुल सही है। वाटर फ्रॉम हाइएस्ट होल कम आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, नहीं। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स, नहीं। वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल फॉल एट दी मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है। और वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, वाटर फ्रॉम ऑल होल, नहीं, ये सारे गलत हैं। कौन कौन सही है, ए एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ फ्लेम किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल को हम जला रहे हैं वो मटेरियल किस टाइप का है। अगर वो जलते टाइम कलरफुल, अगर वो जलते टाइम वेपर बना रहा है और वो कलरफुल बना रहा है, लाइट को कलरफुल लाइट एमिट करता है, तो वो कलरफुल फ्लेम देती है। और ऑक्सीजन सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे बात करते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक हैं, पौधों और जानवरों में अडेप्टेशन को पढ़ा रहे हैं, अनुकूलन को पढ़ा रहे हैं। विषय में छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाते हैं। जो टीचर है 7th क्लास का, वो यूँ सोचता है कि बच्चे में पौधों और जानवरों के लिए जो अनुकूलन का जो विषय है, अडेप्टेशन का जो विषय है, उसमें हम क्या करें, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन की बात करें तो हम मिसकॉन्सेप्ट्स क्या क्या है हो सकते हैं बच्चों में, उस अडेप्टेशन को लेके बच्चों में मिसकॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने की, उनको पहचान करने की योजना बनाते हैं। इस उद्देश्य के लिए रणनीतियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे उपयुक्त रहेगा, कौन सा समूह सबसे उपयुक्त रहेगा। सबसे पहले तो देखिए, गलत ऑप्शन वालों को काटिए। चित्रकला, चित्रकला को काट दीजिए। चित्रकला का, ड्राइंग का कोई भी काम इस तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तो ये बात देखनी है कि वो बच्चे अडेप्टेशन के बारे में क्या गलत सोचते हैं, क्या सही सोचते हैं। तो दोनों ऑप्शन को हमने कट कर दिया है। उसके बाद पोर्टफोलियो, समूह चर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। अकॉर्डिंग टू मी चित्रकला तो हर एक से काट दी जानी चाहिए। चित्रकला ड्राइंग करने से अडेप्टेशन के बारे में तो मुझे नहीं पता चलता, इंटरव्यू लेने से पता चलता है, समूह चर्चा से भी पता नहीं चलता। तो देखिए चित्रकला नहीं, ये जांच सूची की वजह से हो सकता है। चित्र बना के टीचर का अडेप्टेशन के बारे में कुछ कोई बच्चा बता दे, हो सकता है। चित्रकला को शामिल कीजिए, जांच सूची को हटा दीजिए। तो यहाँ पे बेस्ट जो रहेगा इसमें से देखिए, नैदानिक प्रश्नावली यानी कि डायग्नोस्टिक क्वेश्चनरी, इंटरव्यू और ड्राइंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ड्राइंग सही नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक करके हम इसका आंसर देखेंगे 81 का। ठीक है, कौन सा आंसर बेस्ट रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी पोर्टफोलियो तो बिल्कुल सही रहेगा, समूह चर्चा नहीं जाना चाहिए। समूह में अगर बच्चे चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा, टीचर उनकी जो अवधारणाएं हैं उनको जांच नहीं कर पाएगा। जो समूह चर्चा है वो बच्चों के लिए
किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? जब वे किसी एक कॉन्सेप्ट में आपस में डिस्कस करते हैं तब होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है और ये वाला भी सही दिख रहा है, तो करेक्ट देखते हैं इसका। अभी हम नहीं जाएंगे आंसर पे, आप मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट में बताती हूँ मोर एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू द सीटेट आंसर की। ओके, नेक्स्ट देखिए। सुनीता ठंडे पानी के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डालती है और अवलोकनों को नोट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? देखिए, जो सोडियम मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है, और जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डालते हैं इतनी वाइग्रस वो रिएक्ट करती है, आग भी लग सकती है। तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, पॉप साउंड आवाज़ सुनाई देती है, और पोटाशियम पानी के साथ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आग बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो वो क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी? नहीं, वो कैसी रिएक्शन होगी? वो एक्सोथर्मिक होगी। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमेशा 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 एक क्वेश्चन आया है सीटेट में, और रिएक्टिविटी सीरीज को आपको बिल्कुल रट के जाना है। 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, और ये मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 4-5 मिनट की वीडियो है, उससे ही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा इजीली। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको बहुत ध्यान से समझने की इसको ज़रूरत है। हाँ, निम्नलिखित तालिका विभिन्न सूचकों को मिलाने पर अम्लों और क्षारों में रंग परिवर्तन करती है। ABCD की पहचान करें। टर्मरिक को जब हम एसिड में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हम बेस में डालते हैं, देखो अगर अपने कपड़ों पे किसी सब्जी का दाग लग गया, हल्दी का दाग लग गया, तो हम जब उसको डिटर्जेंट के अंदर डालते हैं जिसमें बेस होता है, तो वो जो हल्दी वाला कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में? रेड कलर में। तो जो ए कलर है, हमें इसके बारे में बताना है, ये कैसा कलर होगा? ये होगा लाल भूरा कलर। तो पीला, बी काट दो, डी काट दो। अब हमारे पास बचे पीला और ये फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो गुड़हल है। जब उसको एसिड के अंदर डालते हैं ना हम, एसिड के अंदर उसका रंग हो जाता है गहरा गुलाबी। कैसा हो जाता है गुड़हल का रंग? गहरा गुलाबी। और किसके अंदर? बेस के अंदर जो गुड़हल का कलर जब हम डाल देते हैं तो उसका कलर हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? हरा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। आगे भी देख लेते हैं। जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन अगर जब हम उसको बेस में डाल देते हैं वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। फिनोफ्थलीन जो है, जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, लेकिन जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो कैसा कलर का बन जाता है? गुलाबी कलर का बन जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है बेस में डालने पर गुलाबी कलर का ही बनता है, और किसमें? एसिड में डालने पर वो ऑरेंज कलर का बन जाता है। इसका नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। तो ये एसिड में ऑरेंज और किसमें? बेस में पिंक बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं? 4 जो इंडिकेटर्स है, टर्मरिक, गुड़हल और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इन चारों की एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन करने पर कैसा कैसा कलर देते हैं, ये एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे 2 स्पर्म ऑफ ए मैन फ्यूज विद 2 एग। 2 स्पर्म हैं और वो 2 एग के साथ ही फ्यूज हुए हैं, तो 2 अलग अलग बच्चे बनेंगे। 2 अलग अलग बच्चे बनेंगे। अगर एक एग के ऊपर 2 स्पर्म फ्यूज होते तो वो क्या करते? 2 अलग अलग, वो जो एग है वो सेम एग होने की वजह से ये समरूप बन सकते थे, आइडेंटिकल बन सकते थे, और जुड़े हुए भी हो सकते थे, लेकिन हमेशा तो नहीं, और आइडेंटिकल भी हो सकते थे। लेकिन 2 अलग अलग स्पर्म अलग अलग एग से फ्यूज हुए हैं, तो इसलिए वो कैसे बनेंगे? फ्रेटर्नल। कैसे बनेंगे? फ्रेटर्नल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा पूछताछ के रूप में विज्ञान को दर्शाता है? साइंस एज इंक्वायरी, साइंस एज इंक्वायरी, कि हम ये इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पूछताछ की गई है बच्चे से? कैसा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें टीचर बच्चे से पूछताछ कर रहा है? नारियल के पेड़ के 5 उपयोगों की सूची बनाओ। इसमें तो सूची बनाने के लिए कह रहा है, पर्सन पूछताछ नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत है। विभिन्न पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करो। इसमें अवलोकन करने के लिए कह रहा है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहा है, इसमें भी पूछताछ नहीं कर रहा है। दिए गए पेड़ पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत करें। चने के बीजों के अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाए। पता लगाए तो मतलब वो पूछ रहा है, इसमें भी वर्गीकृत कर रहा है, क्लासिफिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। देखो, जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो श्वसन है यानी कि रिस्पिरेशन है जो, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो, जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ, क्योंकि इसमें जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट या एनर्जी को हम यूज़ करते हैं वो होती है एंडोथर्मिक। तो जो सन की लाइट है, हम उसको यूज करके क्या करते हैं, प्लांट्स जो वो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें तो यूज हो रही है, तो वो तो कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो S1 ट्रू है। और जब जो प्लांट्स है वो रिस्पिरेशन करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। हमारे बॉडी के अंदर भी जो एनर्जी है वो रिस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। तो रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और आप इसके साथ मुझे ये बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो और रिस्पिरेशन है वो दोनों ही कैटाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिक रिएक्शन है? किस तरह की रिएक्शन है? ये आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। S1 इज़ ट्रू एंड S2 इज़ ट्रू। S1 एंड S2 आर बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ द बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग? आगनात्मक तर्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? आगनात्मक तर्क कैसे होता है? पहले हम चीज़ों के एग्जाम्पल वगैरह के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में बताते हैं, बाद में हम उसके फॉर्मूला पे जाते हैं, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा प्रावर्तन के नियमों को स्थापित करना, प्रयोग करके हमने उसके लॉज को वेरीफाई किया है। सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पे हमने पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए प्लेन मिरर, हाँ, ये ऑप्शन। तो देखिए क्या है, वेरीफाई लॉज ऑफ तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मामलों के लिए छात्रों से परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। तो देखो, ये तो हमें जब पता होगा तभी हम मापेंगे कि भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम होते हैं। प्रयोग, अगर सबसे पहले प्रयोग करता है और बाद में नियम की तरफ जाता है, प्रयोग से नियम की तरफ जाता है, तो वो होता है आगनात्मक तर्क। प्रयोग द्वारा प्रावर्तन, पहले प्रयोग शब्द आ जाए बाद में नियम की तरफ जाए, तो वो होता है इंडक्टिव मेथड। और अगर पहले नियम की बात करे और आफ्टर दैट वो प्रयोगों पे जाए तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए की परमाणु संख्या है 13, ए है उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, और बी है जो उसकी कितनी है 17 है। ए एंड बी से बने यौगिकों का रासायनिक सूत्र हो सकता है। देखो, जो 13 है ना ए में, तो पहले ऑर्बिट में 2, 8 और 3 बचेंगे, ठीक है। अब
ये जो A है इसके पास 3 एक्स्ट्रा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, तो ये तो क्या करेगा 3 अपने लूज़ कर देगा, तो ये तो बनेगा A3 पॉजिटिव। अब देखो इसके पास B के पास है 17, पहले में 2, दूसरे में 8 और 10 हो गए। अब इसके पास बचा है 7, दूसरे का 17 है, तो क्या करेंगे ये अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसको तो मिल रहे हैं कितने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके ये बना लेगा 3। बी ने तो ले लिए इससे, ए के साथ आ गया 3 और बी के साथ आ गया 1, बी के साथ 1 चला जाएगा, ए के साथ 3 चला जाएगा, तो क्रॉस करेंगे तो AB3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड नॉट वाइस वर्सा। क्या कह रहा है, जब आपको कॉन्सनट्रेटेड एसिड से जब आपको डाइल्यूटेड एसिड बनाना होता है तो आप पानी के अंदर एसिड की बूंदें डालिए, ऐसा मत करिए कि आप एसिड के अंदर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और हीट एकदम से इतनी विस्फोटक रूप से बाहर आएगी, आप जलने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन की अवधारणा नहीं है। विचार अवलोकनीय विशेषताओं से विकसित होते हैं। जो आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। विचार कारण और प्रभाव के तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। विचार स्थिर होते हैं। विचार परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं। विचार परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। विशेषता नहीं है। देखो मिसकॉन्सेप्शन की बात करें तो अगर आप किसी भी बच्चे ने किसी भी एक चीज़ के ऊपर अगर मिसकॉन्सेप्ट बना लिया तो उसको हमेशा ये लगेगा कि उसके ही बात सही है, जब तक उसको प्रत्यक्ष प्रमाण या कुछ दिखाया ना जा सके, कोई एक्सपेरिमेंट करके ना दिखाया जाता है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं। विचार परिवर्तन, कोई भी बात बोलेगा ना उसको कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा है, इसमें चेंज करो आप विचारधारा में, तो वो प्रतिरोध करता है। विचार अवलोकनीय विशेषताओं से विकसित होते हैं। विचार कारण और प्रभाव के तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। ये ऑप्शन इसके लिए सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पेपर था, ये 24 वाला जो पेपर था, इसकी जो CDP है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट दी गई है और 1, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। मोर देन 1 ऑप्शन ट्रू हो सकता है वहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन मैंने बिना आंसर के छोड़े हैं, उन क्वेश्चन का आंसर या तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बताऊंगी या मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये PYQ आपके आने वाले CTET एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मेरा मानना तो यही है कि अभी आप और कुछ भी नया मत पढ़ो, अब सिर्फ और सिर्फ PYQ का ही रिवीजन करो और PYQ का भी बार बार रिवीजन करो, क्योंकि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो वो PYQ के रिवीजन से आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।